हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहीं पर आपको पीडीएफ, क्विज, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स और हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। चलिए हम लोग कल के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं क्विकली, उसके बाद शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। तो देखिए, कल दोस्तों राष्ट्रीय चीनी भाषा दिवस के बारे में मैंने आपको बताया था कि 20 अप्रैल को ये मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं, उनमें से एक लैंग्वेज है चाइनीज़, जिसके बारे में ये मनाया गया है। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब डी गुकेश ने जीत लिया है। डी गुकेश भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भी बनने का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। अभी हाल ही में सेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली टू देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। जम्मू कश्मीर में ई किताब कोष नाम से एक डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव शुरू किया गया है। और अभी दोस्तों इरादा कर लिया है नाम का एक शिक्षा गीत लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए। और अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने EDAR पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे सड़क दुर्घटना जब होती है तो उनके परिवारजनों को मुआवजे जल्दी दिए जा सकें। नेट्रोप्लेक्स 8 नाम का अभी भारतीय तटरक्षक बल का यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का एक सैन्य अभ्यास हुआ, ये गोवा में आयोजित हुआ। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट का अनुमान घटा करके 3.2% पर कर दिया है, पहले 4.1% पर था। अभी हाल ही में दोस्तों ग्लोबल साइलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है इंडसइंड बैंक ने। क्लियर? तो ये कल के क्वेश्चंस थे, क्विकली रिवीजन हो गया है। अब बात करते हैं उन 2 क्वेश्चंस की जो मैंने आपसे पूछे हुए थे। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप ये भोपाल में आयोजित हुई और हरियाणा की टीम ने इसे जीता है। इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन कब स्थापित किया गया था? 2011 में। दोनों क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने डिटेल्स के साथ आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। अब बात करते हैं आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को दोस्तों 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण दिवस तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखिएगा। और एक मनाया जाता है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, यानी वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेटिव डे। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले नेशनल सिविल सर्विसेज डे के बारे में जानते हैं। इसको भी 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए ये दिन जो है डेडिकेटेड है। इस दिन दोस्तों पहली बार 1947 में जब भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दिल्ली में मेटकॉफ हाउस में पहली बार जब सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स को जाकर के स्पीच दिए थे, मोटिवेट किए थे, संबोधित किए थे, तो उसी दिन की याद में यह दिवस मनाया जाता है। और उन्होंने सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भारत का स्टील फ्रेम कहा था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट डे है ये। अगला, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। तो दोस्तों वैश्विक रचनात्मकता और नवाचार दिवस, ये भी महत्वपूर्ण दिवस है। ये समस्या समाधान में क्रिएटिविटी लाने और इनोवेशन के महत्व के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है और 15 से 21 अप्रैल तक इसका सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये वीक भी मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे आप। इस बार की थीम है कोऑपरेशन। ओके, पहली बार ये टोरंटो कनाडा में मनाया गया, तभी से इसकी शुरुआत हुई, बाद में UNGA की मान्यता भी मिल गई। इसके संस्थापक थे मार्सी सहगल। अगला देखते हैं, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो हुरून के द्वारा अभी ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट आई हुई है और इसमें साइरस एस पूनावाला ये बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, हेल्थ के मामले में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं कौन? साइरस पूनावाला, हेल्थ की जो फर्म्स होती हैं उनमें। ठीक है, वैसे ओवरऑल में कौन है? एलन मस्क हैं। और वैसे ओवरऑल में एशिया के सबसे अमीर कौन है? मुकेश अंबानी है। लेकिन अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं साइरस पूनावाला। ये कौन है साइरस पूनावाला? तो साइरस पूनावाला दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO कौन हैं? इनके बेटे हैं। बेटे का नाम क्या है? अदार पूनावाला। अदार पूनावाला।
ठीक है ना। तो CEO का नाम अलग है और अध्यक्ष और MD का नाम अलग है, इनके पिताजी हैं। और इनके बारे में अगर बात करें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोडक्शन वाली कंपनी है। इसी ने तो कोविशील्ड बनाया हुआ था। कोविशील्ड आपने देखा भारत में निर्माण हुआ इसका, तो इसका निर्माण इसी के द्वारा किया गया था, कोविशील्ड का, जो कोविड की वैक्सीन थी। तो अभी हाल ही में हेल्थ सेक्टर को लेकर के हुरून ने एक लिस्ट निकाला हुआ है। इसमें अगर बात करें इंडियंस की, तो टॉप इंडियंस यहाँ पर आप देख पाएंगे, साइरस पूनावाला इस पे टॉप पर हैं, इनकी नेटवर्थ है 26 बिलियन। दिलीप सांघवी और एंड फैमिली ये सन फार्मास्यूटिकल के हैं और इनकी संपत्ति है 18 बिलियन। ये ओवरऑल रैंक रखती है अपनी 5वीं। देखिए भारत में तो सेकंड पर हैं, लेकिन ओवरऑल इनकी 5वीं रैंक है। बाकी लिस्ट ये इंडियंस की दी हुई है, लेकिन हम लोग बात करेंगे ओवरऑल की। तो देखिए ओवरऑल में टॉप पर तो साइरस एस पूनावाला है, सेकंड पोजीशन पर है ली जीटिंग और जू हैंग 19 बिलियन डॉलर के साथ। और 19 से 18 के बीच में देखिए 4 लोग और आ गए, दिलीप सांघवी 5वें नंबर पर आ गए हैं। ओके, सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए स्वास्थ्य उद्योगपति कहाँ पर है, हेल्थ सेक्टर में इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ पर हैं बिलियनियर, तो वो चाइना में है 34, इसके बाद अमेरिका में 16, फिर स्विट्जरलैंड, जर्मनी और भारत में 9 ऐसे बिलियनियर हैं। इसी बार दोस्तों पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, साइरस पूनावाला को भी और कृष्णा इला को भी, जिन्होंने भारत बायोटेक के द्वारा बनाया है कोवैक्सीन। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये असम में शुरू हुआ है। भारत का पहला ये शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र होगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। इसकी एक्यूरेसी इतना है समझ लीजिए कि 99.999% ये प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। ठीक है, तो ये अभी शुरू किया गया है कहाँ पर? असम में जोरहाट पंप स्टेशन पर। इसको ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता की बात करें तो प्रतिदिन 10 किलो ग्रीन हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस किया करेगा और इसके लिए सोलर एनर्जी यूज की जाएगी। तो 500 किलोवाट की सौर प्लांट भी लगाया गया है। उसके बाद 100 किलो का ये आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होगा, जिसकी वजह से ये यूज करके बनाया जाएगा। आपको पता होगा कि अभी दोस्तों मध्य प्रदेश में भी एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। ठीक है, वो भी आप याद रखेंगे। फिलहाल असम आया है, असम के बारे में बात करते हैं। असम आप देख पाओगे मैप में, यहाँ पर है असम, ये रहा असम। ये भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। दिसपुर यहाँ की राजधानी है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से CM, गवर्नर है जगदीश मुखी और सुधांशु धूलिया यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। अभी आपको याद होगा असम और मेघालय के बीच में 6 रक्षा समझौतों पर, 6 मतलब बॉर्डर समझौते कह सकते हैं हम लोग, 6 बॉर्डर समझौते पर अभी समझौता हुआ था, कराया था अमित शाह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जो बॉर्डर डिस्प्यूट के लेकर के वहाँ पर टेंशन चला करती थी मेघालय और असम के बीच में। क्लियर, यहाँ पर 7 नेशनल पार्क है। इन 7 के 7 नेशनल पार्क के नाम आपको याद रखने हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को USA की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में शांति सेठी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, इनकी रक्षा सलाहकार, इनकी डिफेंस एडवाइज़र ये नियुक्त की गई हैं शांति सेठी। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं। ये भारतीय मूल की हैं, लेकिन अमेरिकी नौसेना की ये कमांडर है। वहाँ की नौसेना में ये पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर बनी थी, लड़ाकू जहाज़ की, ठीक है, फाइटर प्लेन की। तो वहाँ पर अभी कमला हैरिस जो कि वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी डिफेंस एडवाइज़र नियुक्त की गई हैं। कमला हैरिस जब बनी थी तब ये भारतीय मूल की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी, बताया था मैंने आपको। और कमला हैरिस और जो बाइडेन, इन दोनों को दोस्तों टाइम मैगजीन ने उस साल में कवर किया था अपने कवर पेज पर। हालांकि इस बार अगर बात करें 2021 के कवर पेज पर कौन है, तो आप बताएंगे एलन मस्क। क्लियर, अगला देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? तो कौन सा मंत्री कर सकता है? कृषि मंत्री। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अभी खरीफ अभियान 2022-23 को लेकर के एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए, कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे इमेज में, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2022। इसमें इन्होंने कुछ डाटा भी शेयर किए हैं, जो डाटा आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने बताया कि दूसरा जो अग्रिम अनुमान है उसके अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,160 लाख टन तक पहुंच जाएगा और दलहन और तिलहन का प्रोडक्शन जो है वो 269.5 लाख टन,
371.5 लाख टन हो जाएगा। ये दलहन और तिलहन के बारे में, दोनों के बारे में रिस्पेक्टिवली बताया गया है। और वहीं बागवानी उत्पादन के बारे में बताया गया है कि 2020-21 में 3,310.5 लाख टन तक पहुंच जाएगा। ये सारा का सारा जो प्रोडक्शन होगा ये अपने आप में पहली बार होगा, यानी भारत पहली बार इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मझगांव डॉक लिमिटेड में स्कॉर्पियन कैटेगरी की किस पनडुब्बी का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय नौसेना ने INS वसगीर का किया है उद्घाटन, या कहें उसको कमीशन किया है। मझगांव डॉक लिमिटेड में स्कॉर्पियन कैटेगरी की ये छठी थी। स्कॉर्पियन कैटेगरी की अभी तक दोस्तों 6 की 6 पनडुब्बियाँ हो गई हैं शामिल। 6 बनाई जानी थी और ये सबसे आखिरी थी। इससे पहले 5 और आ चुकी हैं। तो इसका कोड नेम जो है कहें तो यार्ड 11880 है और नाम क्या है? INS वसगीर। नाम याद रखिएगा, नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि इससे पहले जो आई थी वो थी INS वगीर, ये है INS वसगीर। ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रेंच स्कॉर्पियन श्रेणी की कैटेगरी की छठी और आखिरी पनडुब्बी है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा था, तो आप बताएंगे फ्रांस के, क्योंकि फ्रांसीसी नौसेना रक्षा और ऊर्जा कंपनी है एक DCNS, इसके द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है। कहाँ पर? मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में इसका निर्माण किया गया है। तो इसके तहत जो 6 पनडुब्बियाँ थी, 6 सबमरीन थी, वो कौन कौन सी थी? सबसे पहली थी INS कलवरी, फिर INS खंडेरी, फिर INS करंज, फिर INS वेला, फिर INS वगीर और अब INS वगसीर। तो ये INS वगसीर जो है इसी को कमीशन किया गया है। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। INS का मतलब इंडियन नेवल शिप, यानी भारतीय नौसेना के लिए है ये। अगला, किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा? तो राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार 2021 अभी प्रदान किया गया है दोस्तों। इसे इस्पात मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। अब धातुविद है तो इस्पात मंत्रालय ही होना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चंस में कॉमन सेंस भी आप यूज करेंगे जरूर, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस में कॉमन सेंस का यूज करना शुरू कर देंगे तो आसान हो जाएगा ऑप्शंस को पिकअप करना। ठीक है ना। अगला, तो यहाँ पर फिलहाल देख लेते हैं हम लोग इस्पात के बारे में, इस्पात मंत्रालय के बारे में, जिसके द्वारा ये राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा इसकी कार्यक्रम की मेज़बानी की गई। अब इसमें कई प्रकार से पुरस्कार दिए गए, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार, लोहा एवं इस्पात क्षेत्र, और भी कई पुरस्कार इसमें दिए गए। अच्छा, एक चीज़ और जो बड़ा परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि पहले इसका नाम राष्ट्रीय धातुविद दिवस पुरस्कार था, तो इसका नाम इस बार चेंज किया गया है, राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार कर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा अब नाम? राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार। ठीक है ना। नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड। अगला, हाल ही में IMF ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दोस्तों वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान घटा करके अब कर दिया है कितना? 8.2%। इससे पहले IMF ने बताया था कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 9.0% होगी, लेकिन अब वो घटा दिया है। ये लोग बढ़ाते रहते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनके सारे अनुमान देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात करें तो पिछली बार 9.0% रहने का अनुमान बताया था। अब घटा करके अभी जो 19 अप्रैल को इसने अपना आउटलुक जारी किया, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, उसमें बताया 8.2% इंडिया की GDP ग्रोथ रहेगी। इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बताया है कि अब 3.6% रहेगा, 4.4% के अलावा। ये पहला अनुमान था, पिछला अनुमान। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था विश्व बैंक के बारे में कि उसने 4.1% को घटा करके 3.2% कर दिया था ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिलहाल पिछले दिनों में जो भी रेटिंग एजेंसियों के द्वारा जारी किए गए अनुमान उनको देख लेते हैं। उनके पूर्व अनुमान क्या थे परसेंटेज में और अभी अनुमान क्या है। तो वर्ल्ड बैंक का देखिए 8.0% है भारत के लिए। IMF ने 8.2% बता दिया है, पहले 9% बताया था। फिच रेटिंग ने अब बताया है 8.5%, इंडिया रेटिंग 7.0 से 7.2% तक, मॉर्गन स्टैनली 7.9, सिटी ग्रुप 8, ICRA लिमिटेड 7.2, RBI 7.2। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? RBI का आपको याद रखना है, IMF का याद रख लेना है, वर्ल्ड बैंक का और फिच रेटिंग का भी याद रख लेना है। ठीक है। ये चारों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, सैन्य अभियानों के अगले महानिदेशक कौन नियुक्त हुए?
तो भारतीय सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये भारतीय सेना के सैन्य अभियानों के अब अगले महानिदेशक होंगे। ये एनडीए से पढ़ाई किए हुए हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी से। 1 मई को ये नया कार्यकाल अपना संभालेंगे। इनको दोस्तों 1986 में राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन किया गया था पहली बार। ओके, अच्छा, अभी दोस्तों भारतीय सेना के नए अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। अभी ये भी अपना पद ग्रहण करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। इनका नाम आपको याद रखना है। कुछ दिन पहले ही अभी एनडीए के नए अध्यक्ष के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये नए नियुक्त किए गए हैं वाइस एडमिरल अजय कोचर। दोनों की दोनों महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। इनफैक्ट कहें ये तीनों नियुक्तियां महत्वपूर्ण है भारतीय सेना से रिलेटेड। अगला, हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? तो डिजिट इंश्योरेंस की दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गई हैं जसलीन कोहली। जसलीन कोहली यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं। ये डिजिट इंश्योरेंस की नई सीईओ और एमडी होंगी। विजय कुमार जी की जगह लेंगी, जो कि 19 अप्रैल को रिटायर हो गए हैं। इससे पहले ये चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर के रूप में काम कर चुकी हैं। डिजिट इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो ये बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है। इसके चेयरमैन हैं कमलेश गोयल। अभी कुछ दिन पहले ही डिजिट इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था विराट कोहली को। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली और इसकी एमडी और सीईओ जसलीन कोहली। देखो, कोहली से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। विराट कोहली से जसलीन कोहली आप ऑप्शन में पिकअप कर पाओगे। चलिए, तो बस दोस्तों ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। और चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेहतरीन करंट अफेयर आप तक आता रहेगा। रोजाना एक राज्य का रिवीजन भी कराया जाता है, तो साथ साथ आप इस प्रकार से रिवीजन भी करते चलोगे। हिम प्रहरी योजना किसकी थी? हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार की थी, ठीक है। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी बने हुए हैं। अभी 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो ये हालांकि पिछली बार भी सीएम थे, लेकिन पिछली बार चुनाव जीत करके सीएम नहीं बने थे। इस बार ये चुनाव जीत करके सीएम बने हुए हैं। और इन्होंने दोस्तों अभी 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है। रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी हुई हैं। स्पीकर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष जिसे कहते हैं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में कौन है आप लोग बताएंगे। उत्तर प्रदेश के नए विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, कमेंट करके बताइए। अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा ऋषभ पंत और वंदना कटारिया को भी बनाया गया था। सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल, इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उत्तराखंड सरकार ने ही, या कहीं वहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की घोषणा कर दी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पर लाया जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है उत्तराखंड से। कल कोई और राज्य के बारे में भी जानेंगे। अगर उत्तराखंड में कुछ और पॉइंट बचे होंगे तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा और जानेंगे। रोजाना करंट अफेयर आप लोग देखा करो। डेली अगर देखोगे तो डेली आपका ये सारा चीज़ तैयार होता रहेगा, रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा। आज के दिन के क्वेश्चंस के बारे में बात करें। आज मेरा आपसे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है? ठीक है। अगला, दिल्ली सरकार का शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने का गायक कौन है? इसको गाया किसने है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो, जैसे दिल्ली आ गया है तो दिल्ली से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको याद हों सब लिख डालिए। ऑफिशियल लैंग्वेज आया है तो यूएनओ की कितनी संस्थाएं हैं, कैसे काम करती हैं, किनका क्या काम होता है, किसके पास वीटो पावर है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ज़बरदस्त बैच है। इस बैच में ऑफर भी चल रहा है। अभी आप 20% का डिस्काउंट पा सकते हो हमारे किसी भी पेड ग्रुप में, पेड बैच में। आपको यूज करना है MZT20 कूपन कोड में, आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। तो आप अभी लिमिटेड टाइम के लिए जो कि ये ऑफर चल रहा है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। MZT ऐप पर जा करके गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT लिख करके सर्च कीजिए, आपको मिलेगा ये ऐप। डाउनलोड कीजिए, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाइए, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, इनको भी आप ले सकते हैं। लेखपाल का एग्ज़ाम दोस्तों अनाउंस हो चुका है, तो आप अगर ग्रामीण परिवेश आपका वीक सब्जेक्ट है, इसको लेकर के आप मजबूत कर सकते हैं, या फिर फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, आप इसे भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी MZT ऐप पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।